नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर निम्रत सुंडा जी ने लिखा है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका 119वां लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे एंटोमोलॉजी के बारे में। इस समय हम एंटोमोलॉजी के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पीछे 5 ऑर्डर पढ़ा दिया है। अब बाकी के जो 2 इंपॉर्टेंट ऑर्डर बच रहे हैं, कोलियोप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा, आज हम लोग इन्हीं दोनों ऑर्डर के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि इस ऑर्डर में कौन कौन सी फैमिलीज आती हैं और इसके अंदर कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं, उनका हमारी फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। और इसके साथ साथ जो एक लास्ट ऑर्डर हम पढ़ने वाले हैं हाइमेनोप्टेरा के बारे में, इसके भी क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी फैमिलीज आती हैं। और इसके साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि इन फैमिलीज में ऐसे कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं जो हमारी पौधों को प्रभावित करते हैं, हमारी फसलों को प्रभावित करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कोलियोप्टेरा कैसे होते हैं और हाइमेनोप्टेरन जो इंसेक्ट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। अगर हम ऑर्डर की बात करें कोलियोप्टेरा, तो इसका जो वर्ड है, इस वर्ड का जो मीनिंग होता है, ये 2 वर्ड से बनकर बना है। एक तो है कोल और दूसरा है पटेरा। पटेरा का मतलब होता है विंग्स। ये सब आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि जो पटेरा होता है, पटेरा का मतलब क्या होता है, विंग्स। इसमें जितने भी, चाहे कोलियोप्टेरा हो, हाइमेनोप्टेरा हो, दिप्तेरा हो, थ्रेसानोप्टेरा हो, इसमें ज्यादातर जो क्लासिफिकेशन है वो मेन रूप से इसकी विंग्स पर आधारित है। जो इंसेक्ट्स के जो विंग्स हैं, यानी कि जो पंख होते हैं, उन्हीं के बेसिस पर मेन क्लासिफिकेशन किया गया है। उसके साथ साथ और भी डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन शाब्दिक अर्थ में अगर हम देखें तो केवल जो विंग्स होती हैं इंसेक्ट की, वो सबसे ज्यादा मेन फीचर होता है किसी भी इंसेक्ट को क्लासिफाई करने में। आगे बात करते हैं कोल। कोल का मतलब होता है सीथ। सीथ का मतलब ऐसे समझो, एक तरीके की खोल होती है। क्या होती है? एक तरीके की हार्ड कवरिंग होती है। इसी को बोलते हैं कोलियोप्टेरा। मतलब इस ऑर्डर के अंतर्गत जितने भी इंसेक्ट्स आते हैं, इनकी बॉडी पर एक सीथ पाई जाती है, एक हार्ड टाइप का एक कवरिंग पाई जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं। इसके अंदर कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं? जितने भी ग्रब्स होते हैं, बीटल्स होते हैं, वीविल्स होते हैं और बुर्चिड्स होते हैं, ये सभी टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आते हैं आपका कोलियोप्टेरा जो अपना ऑर्डर होता है, इसके अंतर्गत आते हैं। इसकी जो 4 विंग्स होती है, मॉडिफाइड टू फॉर्म स्क्लेरोटाइज्ड इलेक्ट्रा। स्क्लेरोटाइज्ड इलेक्ट्रा का बोले तो यही इसकी ऊपर वाली जो विंग्स होती है, देखो 2 तरीके की विंग्स होती है, एक 4 विंग्स होती है, एक हाइंड विंग होती है। जो पीछे वाले, जैसे मान लो एक इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट के में ये 4 विंग्स होती हैं, ठीक। इसको हम 4 विंग्स बोलते हैं, पीछे वाले को हाइंड्स विंग बोलते हैं, हाइंड विंग, ठीक। 2 तरीके की विंग होती है। अब आगे वाली ये जो दोनों विंग्स होती है, इनको 4 विंग्स बोलते हैं। तो कोलियोप्टेरा में जो इंसेक्ट होता है, उस इंसेक्ट में जो आगे वाले विंग्स होते हैं, जिसको हम 4 विंग्स कहते हैं, ये मॉडिफाइड हो जाते हैं और ये क्या बन जाते हैं? स्क्लेरोटाइज्ड इलेक्ट्रा बन जाते हैं। और इन्हीं को हम सीथ बोलते हैं। बोले तो यही एक तरीके के हार्ड कवरिंग इंसेक्ट के ऊपर प्रोवाइड कराता है। ये दोनों आपको जो दिख रहे हैं, ये 4 विंग्स हैं। और जब इंसेक्ट को उड़ना होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब इंसेक्ट ये बैठा रहता है, तब आपको इसके ऊपर की जो विंग्स है वो दिखेगी नहीं। लेकिन जब ये उड़ने लगता है तो इसके अंदर से एक सॉफ्ट विंग निकल के आती है जो उड़ने में मदद करती है। और ये जो दोनों विंग्स होती हैं, ये ऐसे बाहर निकल के ऐसे खुली रहती हैं। तो इस तरीके से आप अंदाज लगा सकते हैं और आप जान सकते हैं कि ये इंसेक्ट जो है वो किस ऑर्डर से बिलोंग करता है। जब इसको उड़ना होता है, तब इसकी जो हाइंड विंग होती है, बोले तो पीछे वाली जो दोनों पंख होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं और उन्हीं की मदद से फिर ये उड़ता है, ठीक। इसके अंदर अगर हम मेटामॉर्फोसिस की बात करें, तो इसके अंदर का जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। जैसे एग, लार्वा और एडल्ट, और एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, ठीक। तो इसमें लार्वा नहीं होता, इसमें ग्रब्स होते हैं, सॉरी, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, ये होते हैं। बोले तो इनके अंदर 4 स्टेजेस पाई जाती हैं। जिस भी इंसेक्ट के लाइफ साइकिल में 4 स्टेज पाई जाएगी, वो किस तरीके का होगा? वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के अंतर्गत आता है। इट इज द लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर हैविंग 14% पॉपुलेशन ऑफ टोटल इंसेक्ट। पूरे इंसेक्ट जितने हैं, ठीक, अगर हम बात करें
पूरी दुनिया में जितने भी इंसेक्ट पाए जाते हैं उसमें कौन सा ऑर्डर है जिसके सबसे ज्यादा इंसेक्ट पाए जाते हैं, तो वो अपना ऑर्डर होता है कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा में लगभग 40% इंसेक्ट की जो टोटल पॉपुलेशन है, जैसे मान लो कि पूरी दुनिया में 100 इंसेक्ट हैं, ठीक, अब 100 इंसेक्ट्स में से 40 इंसेक्ट केवल और केवल कोलियोप्टेरा के ही होंगे, ठीक। ऑक्युपाइड 3,30,000 स्पीसीज, ये इतने स्पीसीज हैं, एक फैमिली के अंदर ढेर सारे इंसेक्ट्स हैं। अभी तक जो रिकॉर्ड में है, जो ह्यूमन ऑब्जर्वेशन के अंदर आया है, वो कितना है, लगभग 3,30,000 स्पीसीज हैं इसके अंतर्गत, कोलियोप्टेरा के अंतर्गत। इतना बड़ा ये ऑर्डर है। अगर हम इसमें फैमिली की बात करें कि कोलियोप्टेरा में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैमिलीज आती हैं, तो अपने जो कोलियोप्टेरा होता है इसमें जो एक फैमिली है कॉक्सिनेलिडी, कॉक्सिनेलिडी जो फैमिली होती है, मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस फैमिली आर प्रीडिएटर ऑन सॉफ्ट बॉडीड इंसेक्ट एक्सेप्ट हड्डा बीटल व्हिच इज पेस्ट ऑफ ब्रिंजल। बात समझना, कॉक्सिनेलिडी फैमिली के जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ये एक तरीके के प्रेडिएटर्स होते हैं। प्रेडिएटर्स बोले तो जो दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं, अगर ये दूसरे इंसेक्ट को खाएंगे तो उनकी पॉपुलेशन को घटाएंगे, और अगर उनकी पॉपुलेशन को ये घटा रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि ये किसानों के लिए और जो हम फसलें ग्रो कर रहे हैं उन फसलों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि जो हानिकारक कीट हैं ये उनको खा जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं प्रेडिएटर्स। इनकी जो ये इंसेक्ट्स होते हैं, जितने भी सॉफ्ट बॉडी के इंसेक्ट होते हैं, जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, उनको ये लोग खा लेते हैं, केवल एक को छोड़कर। हड्डा बीटल जो होता है, जो कि ब्रिंजल में लगता है, उनको ये लोग नहीं खा पाते हैं। हड्डा बीटल जो होता है वो इस तरीके से देखने में लगता है, इसको नहीं खाते हैं। बाकी जितने भी सॉफ्ट बॉडी के इंसेक्ट हैं उनको ये खा लेते हैं। तो इसीलिए जो कॉक्सिनेलिडी फैमिली है ये काफी अच्छी मानी जाती है। आगे बात करते हैं, हड्डा बीटल जो होता है इस तरीके से दिखता है। हड्डा बीटल का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, वो है हेनोसिफेलिनिका ब्रिटेनिको बिगटिको पंटाटा। क्या है, हेनोसिफेलेक्ना बिग्निटिको पंटाटा, ठीक। आगे हम बात करते हैं लेडी बर्ड बीटल। लेडी बर्ड बीटल जो होता है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कॉक्सिनिल्ला सिम्पटम पंटाटा। ये दो इंसेक्ट्स जो हैं वो इसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं, ठीक। आगे हम बात करते हैं स्केरेबेडी, बोले तो सब फैमिली इसकी कौन सी है, मेलोलोनिथिनेई, ये फैमिली होती है स्केरेबेडी फैमिली। इसके अंतर्गत आता है व्हाइट ग्रब। आपने देखा होगा जब कभी भी आप मिट्टी की जुताई करते हैं तो आपको मिट्टी में इस तरीके का ग्रब देखने को मिलता है। ये ग्रब काफी बड़ा सा और काफी डरावना सा लगता है। ये वहां पाया जाता है जहां ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होते हैं। जैसे अगर आप गोबर की खाद में देखेंगे तो आपको ये गोबर की खाद में मिल जाएगा, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं तो वहां मिल जाएगा, या अगर आपके खेत में फसलें सड़ रही हैं, फसलों के स्ट्रा सड़ रहे हैं, तो वहां पर आपको ये देखने को मिलता है। ये व्हाइट ग्रब होता है, जिसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है होलोट्राइका कंसनगुनिया। होलोट्राइका कंसनगुनिया क्या है, व्हाइट ग्रब का साइंटिफिक नेम है। वहीं अगर हम बात करें दूसरी अगली फैमिली की जो कोलियोप्टेरा में आता है, तो वो है कुर्कुलिनोइडी। क्या है, कुर्कुलिनोइडी, जिसको हम वीबिल्स बोलते हैं। इस फैमिली में जो इंसेक्ट्स आते हैं उनको हम वीबिल्स बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट ऑफ बीक, इनके अंदर क्या होता है, एक नॉट या बीक होती है। बोले तो जितने भी वीबिल्स होते हैं इनके मुंह के आगे एक सूंड होता है। इनका जो मुंह होता है एक सूंड नुमा आकृति का होता है, इनमें बीक होता है, ठीक। इसमें आता है राइस वीबिल और मैंगो नट वीबिल। मैंगो नट वीबिल इस तरीके का देखने में लगता है और राइस वीबिल इस तरीके से होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि गेहूं में और जो जो चावल होता है, चावल में इस तरीके से देखने को मिलता है। इसको हमारे इधर लोकल भाषा में कहते हैं घुन, ठीक। ये चावल में लग जाता है। राइस वीबिल जो होता है बोले तो ये इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, साइटोफिलस ओराइजी। क्या होता है, साइटोफिलस ओराइजी, ये राइस वीबिल का साइंटिफिक नेम होता है।
वहीं अगर हम बात करें मैंगो नट बीविल की, स्टेनोकेटस मैंजीफेरी, क्या है? स्टेनोकेटस मैंजीफेरी ये होता है, ये मैंगो नट बीविल का साइंटिफिक नेम होता है। अगली फैमिली की अगर हम बात करें, सिरेमेडी, ये है क्रिम्बेसिडी फैमिली। क्या है? क्रिम्बेसिडी फैमिली जो होती है, इसके अंदर आता है आपका मैंगो स्टेम बोरर। ये मैंगो का जो स्टेम होता है उसमें ये सुराख करता है, काफी बड़ा सा होता है, और अगर ये आपको पकड़ लेगा तो आप जब इसको छुड़ाएंगे तो इसकी जो पकड़ होती है काफी टाइट होती है। ये चमड़ी को ऐसे लगता है कि जैसे चमड़ी यहाँ से खुरच जाएगी, चमड़ी में खरोच आ जाएगी, इस तरीके से ये पकड़ लेता है। जिसका अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो ये होता है बैट्रोसेरा रूफोमैकुलाटा। क्या होता है? बैट्रोसेरा रूफोमैकुलाटा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो स्टेम बोरर। वहीं अगर हम दूसरी जो अपनी अगली फैमिली है उसकी बात करें तो इस फैमिली का नाम है क्राइसोमेलिडी। क्राइसोमेलिडी फैमिली के अंदर क्या आता है? क्राइसोमेलिडी फैमिली के अंतर्गत आता है रेड पंपकिन बीटल, जिसको हम बोलते हैं रेफिडो पल्पा फैबिक्योलिस। क्या होता है? रेफिडो पल्पा फैबिक्योलिस बोलते हैं, चाहे फैबिक्योलिस बोल लो, दोनों होता है। वैसे होता ये है रेफिडो पल्पा फैबिक्योलिस। ये होता है साइंटिफिक नेम किसका? रेड पंपकिन बीटल का। पंपकिन जो बीटल होता है इसका नाम होता है। इस तरीके से ये इंसेक्ट देखने में लगता है। आगे हम बात करते हैं फायरफ्लाई जो फैमिली होती है। फायरफ्लाई फैमिली में कौन सी होती है? ये होती है लैम्पेरिडी। बोले तो लैंप से बना हुआ है लैम्पेरिडी फैमिली। आपने नाम सुना होगा जुगनू, ठीक? तो इनका जो एब्डोमिनल सेक्शन होता है, जैसे इंसेक्ट 3 पार्ट्स में होता है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमिन। तो इसका जो एब्डोमिनल पोर्शन होता है उसके एब्डोमिनल पोर्शन में जो 6वां और 7वां एब्डोमिन का सेगमेंट होता है, एब्डोमिन कई सेगमेंट्स में बटा होता है, 9, 11, 13 इस तरीके के सेगमेंट होते हैं। मैंने इससे पहले वाले लेक्चरों में मैंने पढ़ाया है कि सेगमेंट कितने होते हैं एब्डोमिन में, इसके आधार पर भी एक क्लासिफिकेशन किया गया है इंसेक्ट में। तो इसके एब्डोमिन को जो 6वां और 7वां सेगमेंट होता है, उसी सेगमेंट में एक फोटोजेनिक ऑर्गन होता है, और इसी ऑर्गन की वजह से ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जुगनू जो होते हैं वो रेनी सीजन में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, और अंधेरे में ये एक हल्की सी पीली कलर की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। आसमान में तारे दिख रहे होते हैं और नीचे जुगनू दिख रहे होते हैं, वो बड़ा अच्छा नजारा होता है। हम लोग जब छोटे हुआ करते थे तो हमारे यहाँ एक तालाब था और नदी थी, तो उसके ऊपर ढेर सारे जुगनू हमको देखने को मिलते थे, बड़ा सुंदर सा लगता था। लेकिन अब तो मुझे नहीं दिखते। 5-6 साल हो गया मैंने जुगनुओं को देखा नहीं तो पहले बहुत दिखा करते थे। फिर आगे बात करते हैं एनोबाइडी फैमिली के बारे में। ये जो फैमिली होती है वो सिगरेट बीटल के नाम से जाना जाता है। इसमें आता है एक इंसेक्ट जिसको हम कहते हैं सिगरेट बीटल। ये सिगरेट बीटल के अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें, लेसियोडर्मा सेरिकोर्नी। क्या होता है? लेसियोडर्मा सेरिकोर्नी इसका साइंटिफिक नेम होता है। इट इज मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ टबैको प्रोडक्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड स्टोरेज प्लेस। जहां पर ये रखते हैं, जैसे सिगरेट बनाने के लिए जो तंबाकू यूज होता है, या चबाने के लिए जो तंबाकू यूज होता है, चैनी खैनी में जो तंबाकू यूज होता है, पान मसाले में जितने भी तंबाकू यूज होते हैं, इनको जब हम स्टोर करके रखते हैं, तो जैसे जब हम राइस को स्टोर करके रखते हैं तो राइस में राइस वीविल लग जाता है, उसी तरीके से जब हम टोबैको को स्टोर करके रखते हैं तो इसमें बीटल लग जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिगरेट बीटल। ये काफी ज्यादा डिवास्टेटिंग होता है और ये पत्तियों को ज्यादा डैमेज कर देता है, पत्तियों को कन्वर्ट कर देता है पाउडर फॉर्म में। पत्तियों में छेद कर देगा, उसको खाता रहेगा और उससे उसके एक्सट्रैक्ट जो निकल के आते हैं वो बिल्कुल ऐसे पाउडर से बन जाते हैं, तो काफी ज्यादा ये दिक्कत कर देता है। इससे जो क्वालिटी होती है स्टोरेज जो पत्तियां होती हैं वो खराब हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम अगली फैमिली की बात करें तो अपनी जो अगली फैमिली है वो है ब्रूसिडी। प्रेजेंस ऑफ पाइजिडियम हाफ एक्सपोज्ड एब्डोमिन। इसमें क्या होता है? इसमें जो एब्डोमिन होता है वो कैसा होता है? वो हाफ एक्सपोज्ड होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये इंसेक्ट का जो एब्डोमिन होता है ये आधा इधर देखो, आधा ये दिख रहा है। अन्य जो इंसेक्ट्स आप देखते होंगे तो उनमें जो विंग्स होते हैं, बोले तो जो पंख होते हैं,
उनसे पूरा एब्डोमेन ढका हुआ रहता है पीछे तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ढका हुआ रहता है। लेकिन इसमें इस तरीके से आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये इतना एक्सपोज है, मतलब खुला हुआ है, और यहाँ आप देखेंगे तो इस तरीके से ये आधा खुला हुआ है। इसी को बोलते हैं हाफ एक्सपोज्ड एब्डोमेन। इसमें आता है पल्सस बीटिल, इस तरीके का होता है, जिसको हम ग्राम ढोरा भी कहते हैं। इसके अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो कैलोसोब्रूकस चाइनेंसिस, क्या होता है, कैलोसोब्रूकस चाइनेंसिस जो होता है, यह साइंटिफिक नेम होता है पल्स बीटिल का। उसके बाद अगर हम बात करें मूंग ढोरा की, इसका होता है कैलोसोब्रूकस एनालिस, क्या होता है, कैलोसोब्रूकस एनालिस, ये होता है आपका मूंग ढोरा जो होता है, मूंग बीटिल का, ये साइंटिफिक नेम होता है। आगे हम बात करते हैं मेलोइडी फैमिली की। ये मेलोइडी फैमिली जो होती है ये बहुत ही खतरनाक होती है। खतरनाक ऐसे होती है कि ये बरसात के मौसम में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, और कई बार ठंडियों में, मतलब बरसात और बरसात के बाद जो ठंडी स्टार्ट होती है, इनके बीच में इनका प्रकोप ज्यादा रहता है। और इनकी सबसे खराब बात क्या होती है कि ये हमारे बॉडी पर जब भी बैठते हैं, या इनको कभी भी ऐसा लगेगा कि हमारे ऊपर खतरा है, तो ये अपनी बॉडी से एक टॉक्सिक केमिकल निकालते हैं जिसका नाम होता है एंथ्रेडिन। ये कैंथ्रेडिन एक टॉक्सिन निकालते हैं, एक केमिकल होता है। और ये जब हमारे बॉडी पर पड़ता है तो हमारी बॉडी की जो स्किन होती है ऊपर की, या म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है, वहां पर एक तरीके का ब्लिस्टरिंग हो जाती है, बात समझने, मतलब ऐसे फवद जाता है और काफी खराब सा हो जाता है। यहाँ पर चेहरे में ऐसे धब्बा बन जाता है, और ये धब्बा कई बार तो 1 महीने से लेके 2-2.5 साल तक ये धब्बा बन जाता है। इस तरीके का ये होता है, काफी ज्यादा ये दिक्कत करता है। कई बार ऐसा होता है कि शादियों का मौसम चल रहा होता है, जैसे बरसात खत्म होती है और ठंडियां आनी शुरू होती है, तो उस समय शादियों का टाइम चल रहा होता है, उसमें बहुत ढेर सारे लोगों की शादी होती रहती है। और उस पीरियड में जब हम लाइट जलाते हैं, तो लाइट जलाने से लाइट के प्रति आकर्षित होता है, तो ये भाग के चला आता है लाइट में, और वहीं पर लोग बैठे होते हैं तो उनके बॉडी पर बैठ जाता है, और जैसे लगता है कि ये कुछ हलचल कर रहा है, कुछ डेंजरस उसके लिए प्रतीत होता है, तो वो तुरंत ही टॉक्सिन निकाल देता है। तो जैसे गला है, हाथ है, मुंह है, ये ज्यादा, क्योंकि ये खुले रहते हैं, इन्हीं सब पे जगह पे बैठ जाता है, वो छिड़क देता है अपना टॉक्सिन, फिर इस तरीके का हमारा जो मुंह है वो फवद जाता है। तो इसी को कहते हैं ब्लिस्टर बीटिल। आप लोगों ने एक चीज और देखा होगा कि आप लोग क्या कहते हैं गांव में कि माकर मुद्दे बोले तो मकड़ी ने यूरिनेशन कर दिया है, इस तरीके से लोग कहते हैं। अलग अलग लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं, मेरे अंदर भी थी, पहले मैं नहीं समझता था कि ये क्या होता है। एक बार मैं भी इसके प्रकोप में आ गया था, मेरे गले में ऐसे लग गया था, बहुत दूर तक ऐसे फवद गया था, तो इस तरीके का ब्लिस्टरिंग हो गई थी। बाद में जब मैंने एंटोमोलॉजी पढ़ी और मुझे इस ब्लिस्टर बीटल के बारे में पता चला, तो तब जान पाया कि ये इस तरीके से होता है। नाम से भी पता चल रहा है कि ब्लिस्टर बीटल होता है जब ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो जिसका नाम होता है कैथ्रेडिन। जब ये बॉडी पर पड़ता है तो वहां पर ब्लिस्टरिंग हो जाती है। इसके अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो ये होता है माइलाब्रिस पुस्चुलाटा। क्या होता है? माइलाब्रिस पुस्चुलाटा होता है। ठीक, आगे हम बात करते हैं एपियोनिडी फैमिली। एपियोनिडी फैमिली जो होती है, यह स्वीट पोटैटो का वीविल होता है, इसके अंतर्गत आता है। और यह स्वीट पोटैटो जो होता है, जिसको हम शकरकंद बोलते हैं या फिर गंजी भी बोलते हैं, उसमें आपको देखने को मिलता है। इसके अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो होता है क्रैलस फॉर्मिकेरियस। क्या होता है? क्रैलस फॉर्मिकेरियस। क्रैलस फॉर्मिकेरियस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्वीट पोटैटो वीविल। इसके बाद अगली जो फैमिली है कोलियोप्टेरा में, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना 40% जो पॉपुलेशन होती है इंसेक्ट्स की वो कोलियोप्टेरा में ही आती है, तो इसमें बहुत ढेर सारी फैमिली है। जो आपकी 11वीं फैमिली है कोलियोप्टेरा में वो है डर्मेस्टेडी। डर्मेस्टेडी में आपका खपरा बीटल आता है। ये इस तरीके का खपरा बीटल आपको देखने को लगता है, इस तरीके से दिखाई देता है, इसकी मॉर्फोलॉजी इस तरीके से होती है। इसके साइंटिफिक नेम की बात करें हम तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। क्या होता है? ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ये होता है साइंटिफिक नेम किसका? खपरा बीटल का। आगे बात करते हैं टेनिब्रायोनिडी। क्या होता है? टेनिब्रायोनिडी जो फैमिली होती है
इसके अंतर्गत जो आता है आपका रेड रस्ट फ्लोर बीटिल। ये रेड रस्ट फ्लोर बीटिल होता है। इसके अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो ये होता है ट्राइबोलियम कैस्टेनियम। ट्राइबोलियम कैस्टेनियम जो होता है वो रेड रस्ट फ्लोर बीटिल का साइंटिफिक नेम होता है। फिर अगली जो फैमिली है वो है डायनेस्टिडी फैमिली। इसमें आता है राइनोसेरस बीटिल ऑफ कोकोनट। राइनोसोरस बीटिल ऑफ कोकोनट, जिसको हम बोलते हैं ओरेक्टस राइनोसोरस। क्या होता है? ओरेक्टस राइनोसोरस। फिर आगे हम बात करते हैं ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा। कोलियोप्टेरा जो था उसमें कुल मिला के जो आपकी 13 फैमिलीज थी वो खत्म हुई। आगे हम बात करते हैं जो लास्ट ऑर्डर है जो हम पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट्स में, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे लास्ट ऑर्डर है वो है हाइमेनोप्टेरा। हाइमेन का क्या मतलब होता है? मेम्ब्रेन, और प्टेरा का मतलब होता है विंग्स। हाइमेनोप्टेरा में इनकी जो विंग्स होती है थोड़ी मेम्ब्रेनस होती हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस तरीके से पत्तियों में छोटी छोटी वाइन्स देखने को मिलती हैं, मतलब ऐसे समझो कि ऐसे पत्तियों में ऐसे जाल देखने को मिलता है। अगर आपने ध्यान से पत्तियों को देखो सनलाइट में लगा के तो आपको दिखेगा कि जैसे एक मकड़ी का जाल बना हुआ है। उसी तरीके से मेम्ब्रेन पाया जाता है इन इंसेक्ट्स की जो पंख होते हैं उसमें। इस ऑर्डर में आता है आपके बीज, वेस्प और साफ्लाई। ये होते हैं सभी पैरासिटॉइड्स ऑर्डर। इनका जो ऑर्डर होता है ये पैरासिटॉइड्स होता है। बोले तो ये क्या करते हैं? ये दूसरे इंसेक्ट्स के अंडों को ही खा जाते हैं। इन लार्वी ग्रब्स माउथ पार्ट्स आर बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। जब लार्वल स्टेज में ये होता है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, मैंने बताया था ना कि कोलियोप्टेरा है उसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, और इसमें जो हाइमेनोप्टेरा है इसमें भी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। तो हाइमेनोप्टेरा में जो लार्वल स्टेज होता है उसको हम ग्रब बोलते हैं। जैसे अभी मैंने व्हाइट ग्रब बताया था उसी तरीके का ग्रब होता है, और इसमें बाइटिंग और च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट पाया जाता है। जो लार्वल स्टेज होता है उसमें बाइटिंग और च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट पाया जाता है। वहीं जब ये एडल्ट हो जाता है तो इसका च्यूइंग और लैपिंग टाइप का माउथ पार्ट बच जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ हाइमेनोप्टेरा इज द फ्यूजन ऑफ द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट विथ मेटाथोरेक्स नोन एज प्रोपोडियम। इसमें इसकी बॉडी में इस तरीके के ये जो ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर में जो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं उनकी बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है और वो होता है प्रोपोडियम। वो प्रोपोडियम क्या होता है? प्रोपोडियम होता है जब हमारी जो इंसेक्ट्स होता है उनका एब्डोमिन, थोरेक्स और एब्डोमिन, जैसे इधर से ध्यान से अगर हम देखें तो ये होता है हेड, ये होता है थोरेक्स और ये होता है एब्डोमिन। तो इसका थोरेक्स और एब्डोमिन के बीच में जो जॉइंट होता है, यानी कि थोरेक्स का लास्ट वाला और एब्डोमिन का जो पहला दूसरा सेगमेंट होता है, वहां पर एक प्रोपोडियम नाम का एक ऑर्गन पाया जाता है। इसी की वजह से ये जो दोनों आपस में फ्यूज कर रहे होते हैं, इस तरीके से आपको प्रोपोडियम यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप इसको एचडी में देखेंगे तो आपको यहाँ छोटा सा ये प्रोपोडियम देखने को मिलेगा इंसेक्ट्स के ऊपर। लार्वी आर अपोडस एंड नोन एज ग्रब। जो इसका लार्वल स्टेज होता है वो अपोडस होता है। बोले तो इनके जो लार्वल स्टेज के जो ग्रब होते हैं अपोडस, बोले तो इनमें लेग्स नहीं होते हैं। मूव करने के लिए ये लेग्स का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे सांप में नहीं होते हैं ना, सांप में पैर नहीं होते उसी तरीके से इसमें भी होता है कि इसके जो ग्रब होते हैं वो अपोडस होते हैं, इसमें पैर नहीं पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ऑर्डर आर यूज्ड एज बायो एजेंट फॉर पेस्ट सप्रेशन इन क्रॉप्स। जैसे मैंने बताया कि ये पैरासिटॉइड्स होते हैं। अब क्योंकि ये पैरासिटॉइड्स होते हैं तो ये इंसेक्ट्स के अंडों को खाएंगे, इंसेक्ट्स को खाएंगे, तो इस वजह से इनको पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें इसको हम डिटेल में समझाएंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन इंसेक्ट्स को ये लोग खा लेते हैं, उनके अंडों को खा जाएंगे, तो जिससे उनकी जो जनसंख्या है वो घट जाएगी और हमारी जो फसलें हैं वो सुरक्षित हो जाएंगी। अब इसमें हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज की। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फैमिली है वो है पहली टेथ्रिडिनेई। क्या होता है? टेथ्रिडिनेई जो फैमिली होती है ये इसके अंतर्गत आती है। इट इज सिंगल नोन फैमिली बिलोंग टू हाइमेनोप्टेरा दैट इज हार्मफुल फॉर क्रॉप।
ये केवल एक ऐसी फैमिली है हाइमेनोप्टेरा में जो कि प्लांट्स के लिए, क्रॉप के लिए हार्मफुल है। बाकी इसमें जितनी भी और फैमिली आएंगी इस फैमिली को छोड़कर, क्या नाम है, टेथ्रिडिनी, टेथ्रिडिनिडी, ये जो फैमिली होती है इस फैमिली के को छोड़कर बाकी और जितनी भी फैमिली आपको हाइमेनोप्टेरा में पढ़ने को मिलेगा सभी पौधों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पैरासिटोइड्स का काम करेंगे केवल इस फैमिली को छोड़कर। इन फीमेल ओविपोजिटर इज सो लाइक सो, इसके अंदर इसका जो फीमेल का ओविपोजिटर होता है, जो फीमेल का ओविपोजिटर होता है वो सो लाइक होता है, बोले तो एक आरी नुमा होता है। इस तरीके से इसका ओविपोजिटर देखने को मिलता है। ये जो होता है इसके अंदर यहाँ पर पाया जाता है, क्या होता है, इसको ओविपोजिटर होता है। ये सो लाइक होता है, बोले तो कंघी में जैसे आप देखते हैं ऐसे दांत निकले होते हैं, ये देखो ध्यान से, अगर यहाँ नीचे देख रहे हो दांत, इस तरीके से जो दांत दिख रहा है इस तरीके से यहाँ इंसेक्ट्स के नीचे यहाँ पर पाया जाता है फीमेल में। इन लार्वी 8 पेयर ऑफ एब्डोमिन, इसमें जो एब्डोमिन होता है वो 8 पेयर का होता है। ऐसे आप अगर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट वाला, इस तरीके से 8 पोर्शन इसके अंदर पाया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं फाउंड एंड प्रोलॉन्ग्ड विदाउट क्रॉचेस, ये विदाउट क्रॉचेस होते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं इसमें जो आता है मस्टर्ड सॉफ्लाई, इस तरीके से मस्टर्ड जो सॉफ्लाई होता है वो इस तरीके से देखने को मिलता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है एथेलिया ल्यूजेंस प्रोक्सिमा। क्या होता है, एथेलिया ल्यूजेंस प्रोक्सिमा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड सॉफ्लाई। फिर अपनी जो अगली फैमिली होती है उस फैमिली का नाम है जो हाइमेनोप्टेरा के अंतर्गत एक्न्यूमोनिडी। कौन सी फैमिली होती है, एक्न्यूमोनिडी, जिसको हम बोलते हैं पैरासिटिक्स ऑन मेनी इंसेक्ट। बहुत ढेर सारे इंसेक्ट्स के लिए यह पैरासिटिक होती है, जैसे आइसोटीमा जवेंसिस। क्या होता है, आइसोटीमा जवेंसिस, इट इज प्री प्यूपल पैरासिटॉइड्स ऑफ शुगर केन टॉप बोरर, जिसको हम बोलते हैं स्क्रायोफेगा नोवेला, स्क्रायोफेगा निवोला। शुगर केन का जो टॉप बोरर होता है, बोले तो शुगर केन जब हम ऐसे निकल रहा होता है तो शुगर केन के जो सबसे टॉप मोस्ट पत्तियां होती हैं यहाँ पर नीचे इसके अंदर ऐसे घुस जाता है और वहां पर ये छेद करके घुस जाता है और पत्तियों को यहाँ से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये सबसे ऊपर वाली जो पत्तियां होती हैं वो सूख जाती हैं, जिसका साइंटिफिक नेम होता है स्क्रायोफेगा नोवेला। अब इसी का जो प्री प्यूपल स्टेज होता है, बोले तो एक लार्वा, प्यूपा और एडल्ट होता है ना, तो प्यूपा से जस्ट पहले प्री प्यूपल स्टेज जो होता है उस स्टेज में ये जो आइसोटीमा जवेंसिस जो होता है, जो कि इस फैमिली के अंतर्गत आता है, इस फैमिली के अंतर्गत आता है और ये इसी प्री प्यूपल स्टेज को खा जाता है। बोले तो शुगर केन टॉप बोरर का जो प्री प्यूपल स्टेज होता है उसी को खा लेता है कौन, आइसोटीमा जवेंसिस। ये जो होता है ये खा जाएगा इस वाले को, तो हमारा जो शुगर केन टॉप बोरर है वो बड़ा ही नहीं हो पाएगा। लार्वल स्टेज और प्यूपल स्टेज में, ये प्यूपल स्टेज में आएगा और इसकी जनसंख्या जो होती है वो घट जाएगी, क्योंकि ये खा खा के इसको खत्म कर देगा। फिर आगे बात करते हैं हाइमेनोप्टेरा का जो अगली फैमिली है वो है ब्राकोनिडी फैमिली। इसमें आता है कोटेशिया, जिसको हम बोलते हैं अपनेटेलिस फ्लेविस, डेवलप ऑन मेज स्टेम बोरर। ये चिल्लोपार्टेलस जो है उसके लिए पैरासिटॉइड्स का काम करता है, चिल्लोपार्टेलस को ये खा जाता है। फिर आगे बात करते हैं ब्रैकोन हेप्टेटर ऑन कोकोनट ब्लैक हेड कैटरपिलर। जो कोकोनट का ब्लैक हेड कैटरपिलर होता है इसको खा जाता है। कोकोनट जो ब्लैक हेड कैटरपिलर होता है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, बोले तो इस इंसेक्ट का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है ओपिसिना एरोनोसिला। एरोनोसिला ये होता है, ओपिसिना एरोनोसिला ये होता है ब्लैक हेडेड कैटरपिलर। कॉटन ब्लैक हेडेड कैटरपिलर को ये खा जाता है। खाता कौन है, हाइमेनोप्टेरा में जो ब्रैकोनिडी फैमिली का एक इंसेक्ट होता है जिसका साइंटिफिक नेम होता है ब्रैकोन हैबिटर। ब्रैकोन हैबिटर इसको खा जाता है। उसी तरीके से जो चिल्लोपार्टेलस होता है ये मेज का स्टेम बोरर होता है, इस तरीके से दिखता है।
इसको कौन खाता है? इस इंसेक्ट को खा जाता है कोटेशिया फ्लेविस, ये भी इसी फैमिली के अंतर्गत आता है। तो इन दोनों को खा खा के खत्म कर देंगे तो हमारी फसलें जो होती हैं वो सुरक्षित हो जाएंगी। फिर अपना जो अगला फैमिली है वो है ट्राइकोग्रामेटिडी। क्या होता है? ट्राइकोग्रामेटिडी। देयर मेंबर्स आर एग पैरासिटोइड्स। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो एग पैरासिटोइड्स होते हैं, बोले तो अंडे को खा जाते हैं। ऑन लेपिडोप्टेरियन इंसेक्ट्स, लेपिडोप्टेरा के जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनका जब एग वाला स्टेज होता है तो ये इस फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी उनके एग्स को खा जाते हैं। तो अगर ऐसे हम बात करें कि जो ट्राइकोग्रामेटिडी जो फैमिली होती है, इस फैमिली की इंसेक्ट लेपिडोप्टेरियन इंसेक्ट्स पर आक्रमण कर देते हैं और उनके अंडों को खा जाते हैं, तो लेपिडोप्टेरा फैमिली के जो इंसेक्ट्स हैं उनकी संख्या घट जाएगी। बात करते हैं ट्राइकोग्रामा चिलोनिस। ट्राइकोग्रामा चिलोनिस जो है वो एग पैरासिटोइड्स है, सुगर केन सूट बोरर। अगर एग वाली स्टेज में ही खा जाएगा तो क्योंकि सूट बोरर जब अपने लार्वल स्टेज में आएगा तब खाता है, इतना बड़ा हो जाएगा तब खाएगा। लेकिन अगर ये एग वाले स्टेज में ही खा लिया जाए, डैमेज कर दिया जाए, तो ये वाली स्टेज तो आएगी ही नहीं, तो हमारा जो शुगर केन है वो सुरक्षित हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइकोग्रामा चिलोनिस जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शुगर केन सूट बोरर के लिए जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है या बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट है उसके रूप में किसको यूज किया जाता है, तो किसको किया जाता है? ट्राइकोग्रामा चिलोनिस का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। फिर आगे हम बात करते हैं ट्राइकोग्रामा जपोनिकम। ये एग पैरासिटोइड्स होता है राइस स्टेम बोरर का। जिस तरीके से चिलोनिस जो होता है वो शुगर केन सूट बोरर का होता है, उसी तरीके से ट्राइकोग्रामा जपोनिकम जो होता है वो राइस स्टेम बोरर का एग पैरासिटोइड्स होता है। ये दोनों चीज बहुत ही डिटेल में आप याद कर लीजिए। आगे होता है एफिडी फैमिली। हाइमेनोप्टेरा में जो एफिडी फैमिली होती है इसी में अपनी मधुमक्खियां आती हैं, ढेर सारी जो मधुमक्खियां होती है, जो हम मधुमक्खी पालन करते हैं, पूरा एपीकल्चर इसी पर है। बी फैमिली, दीज आर पॉलिनेटर्स ऑफ मोस्ट क्रॉप्स। जितने भी क्रॉप्स होती हैं उन क्रॉप्स में पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक मैंने हॉलीवुड मूवी देखी थी, अब मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा, मैंने काफी पहले देखा था मोबाइल में, जब कीपैड वाली मोबाइल आती थी तो उसमें छोटी सी स्क्रीन में मूवी चलती थी, तो मैंने एक बार उसको देखा था। उस मूवी का नाम तो नहीं याद आ रहा है। उसमें क्या होता है कि धरती पर ऐसे प्रलय आ जाती है, ठीक, अर्थ पे प्रलय आ जाती है, पूरा पानी भर जाता है सब तरीके से। तो एक रिसर्च लेबोरेटरी होती है, तो वहां पर क्या होता है कि जितने भी जीन्स होते हैं इम्पोर्टेंट जो जीव होते हैं धरती के, उनको एक जहाज पे लेके लोग जहाज पे चले जाते हैं, क्योंकि धरती पे पानी पूरा भर जाता है, पूरा जल प्रलय आ जाती है। तो उस कंडीशन में जितने भी इम्पोर्टेंट, जैसे शेर है, चीता है, चिड़िया है, इंसान है, या जितने भी इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं जिनको आगे फिर से जब पानी सूखेगा उस समय फिर से प्रजातियां डेवलप हो जाएं और धरती पर रहने लायक रहे जीवन, इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं सबको उस जहाज पर रख लिया जाता है। लेकिन मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो एक अलग जगह पर रखा रहता है और उसको ले जाना भूल जाते हैं। तो उसमें जो मेन लीड हीरो होता है वो आता है और उसी जल प्रलय के बीच में लैब में पानी भर रहा होता है और उसी में आता है, जान जोखिम में डालकर उस मधुमक्खी को लेके जाता है कि अगर ये मधुमक्खियां ही नहीं रहेंगी तो पॉलिनेशन होगा कैसे आने वाले समय में। हम बीज बो देंगे, फसलें लग जाएंगी, लेकिन अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फिर इनकी संतति कैसे बढ़ेगी, पौधों की संतति कैसे बढ़ेगी, इनमें प्रॉपर पॉलिनेशन ही अगर नहीं होगा। तो इस तरीके से वो पिक्चर में फिल्माया गया था। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो हमें शहद देते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में, ऊपर से अगर उनको लगेगा कि खतरा है तो हमारा मुंह भी सुझा देते हैं, हमें मोटा भी कर देते हैं, और इसके साथ साथ पॉलिनेशन तो करते ही हैं। तो हमारे लिए 3 तरीके से ये फायदेमंद होते हैं। एपिस डोरसाटा, जिसको हम जायंट या फिर रॉक भी बोलते हैं, ये बहुत बड़ा सा होता है। एपिस डोरसाटा इस तरीके का देखने को होता है, वाइल्ड टाइप का होता है और सबसे बड़ा होता है। एपिस सिरेना इंडिका, बोले तो एपिस इंडिका, जिसको हम इंडियन भी बोलते हैं, ये डोमेस्टिकेटेड होता है और गुड स्पीसीज फॉर हनी प्रोडक्शन के लिए काफी अच्छा होता है। एपिस मेलिफेरा, ये इटालियन भी होती है,
ये एग्जॉटिक होती है और फुल्ली डोमेस्टिकेटेड होती है और बेस्ट फॉर हनी प्रोडक्शन, हनी प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छी होती है। क्या होता है? एपिस मेलिफेरा, ज्यादातर इसी को हम एपीकल्चर में यूज करते हैं, इसी को ज्यादातर इसी को डोमेस्टिकेटेड किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मतलब ये डेंजरस नहीं होती है, हमको सुझाती नहीं है, मतलब हमको ऐसा नहीं कि मुंह सुझा देगी, आंख सुझा देगी, ऐसा नहीं करती है कम, तो इस वजह से इसको ज्यादातर यूज किया जाता है रेयरिंग। फिर अगला है एपिस फ्लोरा, जिसको हम लिटिल भी बोलते हैं, सबसे स्मॉल साइज का होती है और बहुत ही थोड़ा हनी प्रोड्यूस करती है। ये इकोनॉमिक पर्पज के लिए है नहीं, मतलब अगर हम इसका कमर्शियल एपीकल्चर कर रहे हैं तो इसमें एपिस फ्लोरा नहीं यूज करते हैं, और डोरसाटा नहीं यूज करते क्योंकि बहुत बड़ी होती है, मुंह सुझा देगी आपका, तो इन दोनों को नहीं करेंगे, एक तो इसको और इसको। ज्यादातर किसको करते हैं? एपिस इंडिका को, जो हम जंगलों से लेके आते हैं, मधुमक्खियां निकाल के, मधुमक्खी जो जंगलों से निकाल के लाई जाती है, या आपने देखा होगा कि घरों में बरगद के पेड़ पे, पाकड़ के पेड़ पे, या पीपल के पेड़ पे, या कोई ऐसी बड़ी बिल्डिंग है वहां पर जो मधुमक्खियों का छत्ता लगा रहता है, वो होता है एपिस इंडिका का, जिसको इंडियन भी बोलते हैं। वहीं अगर आप देखें तो जो एपिस मेलिफेरा होता है, जिसको इटालियन भी बोलते हैं, ये मधुमक्खी पालन में यूज किया जाता है। मधुमक्खी पालन वाला मक्खियां ज्यादातर यही होती हैं, सबसे ज्यादा अच्छी यही मानी जाती हैं, फुल्ली डोमेस्टिकेटेड होती हैं और बेस्ट होती हैं हनी प्रोडक्शन के लिए। अगला जो है वो है वेस्पिडी फैमिली, जिसमें वेस्प ढेर सारे आते हैं, इस तरीके के वेस्प होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा एक पीला पीला हड्डा होता है, जिसको हम हाड़ा हमारे उधर लोकल में हाड़ा कहते हैं, ये पीला पीला होता है। और एक तो ऐसा होता है कि पीले में चॉकलेटी कलर का थोड़ा सा मिक्सचर करके होता है, ये बहुत डेंजरस होते हैं, ये भी काट लेते हैं तो सूजन हो जाती है और ये बड़े हो जाते हैं। तो वी और वेस्प में यही अंतर होता है, मधुमक्खी और हाड़े में यही अंतर होता है, मतलब इसमें शहद आपको नहीं मिलेगा, ये केवल छेद देते हैं। इनका जो हाइमन होता है, बोले तो इनका जो छत्ता होता है वो सफेद होता है, मधुमक्खियों जैसा ही होता है, लेकिन मधुमक्खियों के छत्ते में शहद मिलेगा, अंडे मिलेंगे, और इनके छत्ते में केवल आपको अंडे मिलेंगे और ये सफेद सा होता है, इसमें वो आपको नहीं मिलेगा शहद। और ये बहुत डेंजरस होते हैं, ये छेद देते हैं तो बहुत सूजन होती है, बहुत जलन होने लगती है और वहां पर सूज जाता है। फिर अगला है फॉर्मिडी फैमिली, ये एंट की फैमिली है, जो भी लाल पीले नीले काले चूंटे आते हैं, जितने भी चींटे होते हैं, चींटियां होती हैं, ये सभी इसी के अंतर्गत आती हैं, फॉर्मिसिडी फैमिली के अंतर्गत आती हैं। ये सभी जितने भी मैंने अभी पढ़ाया चाहे ये हो चाहे चींटियां हो, ये दूसरे इंसेक्ट्स के अंडों को या उनके लार्वे को ये खाते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जब कोई इंसेक्ट मर जाता है तो उसको आती हैं ढेर सारी चींटियां, उसको उठा के लेके चली जाती हैं। तो ये इस तरीके से ये हमारी फसलों को मदद पहुंचाती हैं चींटियां। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आया होगा, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं कल दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।